और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। वाईएसआर कांग्रेस ओम बिरला का समर्थन करेगी, एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेगी स्पीकर के चुनाव में। वाईएसआर कांग्रेस स्पीकर के चुनाव में एक और पार्टी का साथ मिला है एनडीए को। वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के पास 4 सांसद हैं और वो ओम बिरला का समर्थन करेंगे और इसी के साथ 293 का एनडीए का अपना आंकड़ा है। इसके अलावा 4 सांसद वाईएसआर कांग्रेस के जुड़ेंगे 297 और कई निर्दलीय और जो छोटे दल हैं उनके सांसद भी एनडीए का समर्थन करेंगे स्पीकर चुनाव को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, वाईएसआर कांग्रेस का एनडीए के साथ में समर्थन करना कितना अहम इसे माना जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान काफी कटु लड़ाई देखने को मिली थी वहां पर, और लेकिन उसके बावजूद वाईएसआर कांग्रेस एनडीए का समर्थन कर रही है। बिल्कुल, 2 बातें मैं आपको बता दूं कि जो वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन है उनकी लड़ाई मुख्यतः टीडीपी के साथ है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ है। बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के साथ जो गठबंधन हुआ आपने भी देखा आखिरी समय में हुआ था। तो ये जंग स्टेट में टीडीपी वर्सेज वाईएसआर कांग्रेस है और इसीलिए जगन मोहन रेड्डी ने ये पहले से पिछले 10 साल से अगर देखा जाए या पिछले 5 साल से सक्रिय उनकी सहभागिता रही है। इस बार भी अगले 5 साल तक वो बीजेपी को यहाँ समर्थन करते रहेंगे। भले ही एनडीए की सरकार है लेकिन जगन मोहन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं और उनका समर्थन हम करते रहेंगे। तो इसलिए 4 सांसदों का समर्थन मिला। दूसरी बात बता दूं, टीएमसी को लेकर जिस तरह से टीएमसी कल नाराज हुई थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में बातचीत हुई सदन के अंदर में ही। उन्होंने पूछा कि बिना हमसे बातचीत किए हुए या टीएमसी को भरोसे में लिए हुए आपने चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। राहुल गांधी ने बताया कि किस परिस्थिति में यह फैसला लेना पड़ा था। जो डिप्टी स्पीकर की बात हुई थी उस पर भरोसा नहीं हुआ और इसलिए टीएमसी मान गई और कल शाम को भी गई थी। तो टीएमसी का विवाद खत्म हो चुका। एक बात और मैं बता दूं, के सुरेश के पक्ष में 3 प्रस्तावक हैं, 13 प्रस्तावक ओम बिरला के और के सुरेश के पक्ष में 3 प्रस्तावक हैं। यह भी जानकारी में रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। और रवि, कहीं ना कहीं जो विपक्ष की रणनीति है यह भी है कि एकजुटता दिखाई जाए, क्योंकि 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार विपक्षी सांसदों की संख्या ज्यादा है और एकजुट रहेंगे तो सरकार की नाक में दम कर सकते हैं और एकजुटता दिखाने के लिए यह अच्छा मौका है। अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक मैसेज है, बेसिकली वॉक ओवर नहीं देना है सरकार को, ये एक मैसेज देना है और साथ साथ ये देना है मुद्दों पर हम लड़ेंगे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। जिस तरह डिप्टी स्पीकर को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी और प्रस्ताव यही था जो खड़गे साहब और राजनाथ सिंह के बीच में बातचीत हुई कि आप डिप्टी स्पीकर को लेकर हामी भरें, हम स्पीकर को लेकर आपको समर्थन देंगे, लेकिन ये बात नहीं बनी। तो बात नहीं बनी तब ये बात आगे बढ़ी है और ये विवाद 5 साल चलने वाला है। 2024 से लेकर 2029 तक आपको सदन का नजारा ऐसा ही दिखेगा। जो विपक्ष के नेता हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो एनडीए है भले ही 293 है लेकिन बीजेपी 240 है और जो विपक्ष का गठबंधन है वो 233-34 है। तो इस मामले में वो लड़ाई बराबर की होगी, क्योंकि एनडीए के समर्थक शायद उस तरह से बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे जिस तरह से एनडीए के समर्थक एक मुश्त खड़े होकर विरोध करेंगे। तो ये तैयारी पूरी रणनीति है कि हंगामा जबरदस्त होगा, कहीं से कमी आपको नहीं दिखेगी सदन में किसी भी मुद्दे पर। विशाल, हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार आम सहमति की जो बात कही जा रही थी, कल सुबह तक भी खबर आ रही थी, आखिरकार मामला क्यों बिगड़ा? क्या सिर्फ राहुल गांधी का वो बयान ही था या कोई और वजह भी थी इसके पीछे? देखिए चंदन, आम सहमति ना बन पाना, जैसे रवि जी ने बताया कि डिप्टी स्पीकर का पद जो विपक्ष मांग रहा था बीजेपी वो पद देने को तैयार नहीं, और बीजेपी ये पद इसलिए भी नहीं देना चाहती क्योंकि उसके पास संख्या बल है। आज की तारीख में एनडीए के पास लगभग 300 सांसदों का समर्थन है, चाहे वो स्पीकर पद के लिए अभी वोटिंग हो या फिर आगे चल के डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर का पद अपने किसी सहयोगी दल को बीजेपी देना चाहती हो, इसीलिए वो यहाँ पर कांग्रेस या विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर देने को तैयार नहीं हुई और इसीलिए आम सहमति नहीं बन पाई। और कुल मिलाकर विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहा है, वो बहुत आसानी से सदन में बीजेपी को किसी भी मुद्दे पर वॉक ओवर नहीं देगा, चाहे वो स्पीकर का ही चुनाव क्यों ना हो। बिल्कुल, ये अहम बात आपने बताई है कि किसी सहयोगी को दिया जा सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। रविंद्र, क्या यही बात है कि किसी डिप्टी स्पीकर का पद किसी सहयोगी को दिया जाए? अहम पद है और 2 बड़े सहयोगी हैं एनडीए के साथ में। देखिए, कल सुबह से पहले तक यही था कि बीजेपी अपने सहयोगी खासकर टीडीपी को ये उप सभापति का पद देगी। ये पिछले 10 दिन से यही चल रही था और यही खबर भी थी। लेकिन कल जो बातें हुई है, राहुल गांधी ने जो कहा, उस पर बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेताओं का यही कहना था कि इसको लेकर चर्चा हो सकती थी, बात सहमति पर बनाई जा सकती थी। लेकिन आपने कहा कि स्पीकर का हम समर्थन तभी करेंगे जब आप घोषणा कर दें कि उप सभापति का पद
कांग्रेस या फिर अपोजिशन को दिया जाएगा। ऐसा दबाव की राजनीति नहीं होती। और एक बात और बीजेपी का साफ तौर करना कि आज हम अगर उनके दबाव में ये काम कर लेते तो आगे चलकर सदन चलाने में ठीक है, दबाव की राजनीति में नहीं झुकेगी सरकार, ये मैसेज दिया गया। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, अहम खबर है, 7 सांसदों ने अभी तक शपथ नहीं ली है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और शशि थरूर का नाम शुमार है। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने भी शपथ नहीं ली है। नूरुल इस्लाम, दीपक अधिकारी भी शामिल है जो, और इसके अलावा जेल में बंद राशिद इंजीनियर और अमृतपाल सिंह भी शपथ नहीं ले पाए हैं। इसका असर, ये जो 7 सांसद हैं इनके शपथ ना लेने का असर क्या पड़ सकता है? रवि जिसके पास इंफॉर्मेशन हो बताएं। रवि, देखिए जो शपथ सांसदों ने शपथ नहीं ली है वो सब, बोलिए रविंद्र बोलिए। नहीं, जो 7 सांसदों ने शपथ नहीं ली है उसमें अमृतपाल जेल में है, राशिद इंजीनियर जेल में है, अफजल अंसारी का मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए उनको नहीं शपथ दिलाई गई। पिछले 2 दिन से वो आ रहे हैं सदन में। बाकी शत्रुघ्न सिन्हा के घर पर कोई निजी कार्यक्रम था, इसके कारण से वो शपथ अभी तक नहीं लिए थे। और दीपक अधिकारी जो है उनको, एक नूरुल इस्लाम, ये इसमें से एक बीमार थे और एक आज शपथ लेने के लिए आएंगे। जो एजेंडा है, जो बिजनेस है, उसमें जो बाकी जो सदस्य बचे हुए हैं ओथ के लिए, वो उनको शपथ दिलाने के बाद ही स्पीकर का चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये लोग नहीं आते हैं समय पर, 11 बजे नहीं आते हैं, तो पहले स्पीकर का ही चुनाव होगा। तो शपथ में जो बाकी 3 सदस्य हैं उनमें से अगर 2 भी आते हैं तो हो सकता है उनको शपथ दिलाया जाए। लेकिन एक बात और है, ये 7 में से कम 6 INDI गठबंधन के समर्थक। ये अहम बात है कि नंबर गेम में कमजोर पड़ेगी INDI, क्योंकि जो इसमें अधिकतर हैं वो उनके ही खेमे के हैं और ऐसे में एनडीए के लिए आसानी और ज्यादा होगी। इन सब के बीच कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। सदन स्थगित होने तक मौजूद रहे, कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। वहीं बीजेपी ने भी व्हिप जारी किया है और सांसदों को 10:30 बजे तक पहुंचने को कहा है। जाहिर सी बात है रवि, कोई भी पार्टी यहां पर ढीला हवाली बिल्कुल नहीं करना चाहती है और इसीलिए शुरू में ही व्हिप जारी कर दिया गया है। बिल्कुल देखिए, हर पार्टी व्हिप जारी करती है, कांग्रेस पार्टी ने भी व्हिप जारी किया। कांग्रेस पार्टी का देखिए मकसद साफ है, के सुरेश को कैंडिडेट बनाया गया है। के सुरेश सबसे सीनियर सांसद है, साथ साथ दलित भी है, दलित कोटे से आते हैं। तो जिस संविधान की बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि संविधान को लोग खत्म करना चाहते हैं, तो संविधान के तहत जो दलित कार्ड खेला जा रहा है, जिससे दलित वोटरों को अपनी तरफ लाना है, उस कार्ड का मकसद है कि उसको उस तक मैसेज जाना कि हमने दलित कैंडिडेट दिया और उनको बीजेपी ने उसका विरोध किया और एनडीए ने उसका विरोध किया। तो कहीं ना कहीं दलित वोटर जो बीजेपी कांग्रेस के साथ जुड़ा है उसको और आगे अपने साथ लाना है। एक स्ट्रेटजी यही है और साथ साथ ये है कि अब हम एक साथ हैं, पूरा विपक्ष जो भी सदन में मौजूद रहेगा वो एकजुट रहेगा, एक साथ एक लाइन से बोलेगा। जो 3 लाइन व्हिप कांग्रेस के लिए भले हो, लेकिन पूरा विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है, चाहे उसमें टीएमसी भी शामिल है, सब एक साथ रहेंगे और एक बात बोलेंगे। एक मैसेज देना है कि हम एक साथ हैं, साथ हैं और एक मुद्दे पर कम से कम एकता में ही बल है। जो पुराना सूत्र है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करने की कोशिश इंडिया गठबंधन करेगा सरकार के मुकाबले अपनी बात मजबूती से रखने के लिए। वहीं बयान भी क्या आ रहे हैं इस चुनाव को लेकर के हम आपको सुनाते हैं। केसी त्यागी और डिंपल यादव ने क्या कहा है। कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व देश को अराजकता की तरफ ले जा रहा है और वो भी संविधान की दुहाई दे करके। कभी संसद में इस तरह का अगरिमापूर्ण व्यवहार नहीं हुआ जैसा इस बार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस विद्वेषतापूर्ण व्यवहार की वजह से टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग किया। उनका मानना है कि उम्मीदवारी के चयन में उनसे भी सलाह मशवरा नहीं किया जाता। नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। और इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसा है, तो गौरव गोगोई ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी का रवैया बुलडोजर वाला है। मैं अगर आप कहिए तो मैं हमेशा एक बात कहूंगा, रस्सी जल गई है, बल नहीं है। जनता ने नीचे लगा दिया लेकिन अड़ नहीं गई। आप देखिए जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके से ये चर्चाएं करते हैं वो भी हम सबके को ध्यान में है। न संसदीय मर्यादाओं का ध्यान में रखते हैं और न ही संसदीय शब्दावली का ध्यान में रखते हैं। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था
कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रवैया में पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में कोई भी अंतर आपको नहीं दिखेगा। उन्होंने पुरानी ही कैबिनेट दोहराई है, पुराने स्पीकर को दोहराया है और कल के जो वक्तव्य था उसमें भी उन्होंने वो पुराना रवैया दोहराया। Zee News।